दोस्तों रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था योजना मैगजीन में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस है। अब यहां पे आपके लिए यह समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ग्लोबल पावर हाउस है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर इवॉल्व कैसे किया है आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अब तक क्या बदलाव आए हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरह की कमियां हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में और कैसे उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। उसके अलावा हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने किस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से यूपीएससी हर साल आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पे मैं आपके साथ 2-3 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो यहां पे यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है आपसे। एक और क्वेश्चन है जिसे आपसे 2020 में पूछा गया कि क्या एडवांटेज है फर्टिगेशन के एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके अलावा मेंस में भी आपसे लगातार इस टॉपिक के बारे में पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है 2017 का, जहां पर आपसे यह पूछा गया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से रेवोल्यूशन आई है और आप किस तरह का बदलाव देखते हैं जिससे पावर्टी एलिवेशन और फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इंश्योर किया है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर ने। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इस वीडियो को देखने भर से आपके वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं आपके माइंड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में न केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के, और मेंस के प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको अल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे अल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए, आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की, तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyias.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyias.com पे जाके। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत को क्यों ग्लोबल एग्रीकल्चर का पावर हाउस कहा जा रहा है। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन रफली 18% है आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। अब इसे फीड करने के लिए हमारे पास सिर्फ दुनिया का 2.4% एरिया है। उसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी हमारे पास लिमिटेड है, ओनली 4%। अब इतने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कर पा रहे हैं, तो ये एक तरह का मिरेकल ही तो है। और उसके अलावा आप इसको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। इसी वजह से आपके ऑथर ये कहते हैं कि इंडिया ग्लोबल एग्रीकल्चर का पावर हाउस है। अब यहां पे इसके लिए 3 चीजें मेजरली जिम्मेवार हैं। पहला है आपका रिफॉर्म, दूसरे हैं आपके पॉलिसी और तीसरे हैं आपके टेक्नोलॉजी। अब इन तीनों फ्रंट को एक एक करके देखते हैं। देखिए, अगर बात की जाए रिफॉर्म की, तो हम टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर और लैंड में रिफॉर्म लेके आए हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है। उसके अलावा जो हमारी पॉलिसी रही है वो हमेशा प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव रही है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया अच्छी क्वालिटी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना पाया है और अपनी प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल बना पाया है। अब इन दोनों को ही सपोर्ट किया है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, पॉलिसी का एक अपना रोल है, बट अगर साइंस एंड टेक इतना प्रोग्रेस नहीं करती तो क्या इंडिया में प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ पाती?
जब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की तो हमें याद आता है हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप। अब ये पॉसिबल ही कैसे हो पाता अगर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप ना करती। अब इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च की नींव रखी गई थी 1926 में, जब आपका रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने एस्टैब्लिश किया था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो आपका डायरेक्टली डील करता है एग्रीकल्चर में रिसर्च से। ऑल्दो अब इसका नाम बदल चुका है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि अब इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को हम क्या कहते हैं और प्रेजेंटली ये कहां पे लोकेटेड है, क्योंकि पहले तो ये आपके बिहार पूसा में लोकेटेड था। अब देखिए, जब आजादी मिली थी ना, उससे पहले ही 1943 में इंडिया में ग्रेट फेमाइन आया था जिसमें लाखों लोग मर गए थे। और उसके बाद से ही भारत के जो पॉलिटिशियंस थे या आप कह सकते हैं नेशनल लीडर्स, उनकी सोच ये थी कि भारत को हम इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब इसके लिए उन्होंने पहले आपके 5 ईयर प्लान में बहुत से स्टेप लिए, जहां पर आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज के ऊपर फोकस किया गया। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि पहले 5 ईयर प्लान में हमने किन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस किया था, आपको उनका नाम मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद होता क्या है कि आता है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। अब यहां पे क्या होता है कि हमारा फोकस एकदम से चेंज हो जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। अब ऐसा होने के पीछे कारण यह था कि इंडिया में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए थी मशीन्स। अब मशीन्स के लिए आपको चाहिए इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज तो है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम अगर इंडस्ट्रीज पे फोकस करें और वहां सेल्फ रिलायंस हो जाएं तो कहीं ना कहीं हम बूस्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी। लेकिन होता यह है कि 1960 के दशक में हमें 3 मेजर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला, 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध, 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध। अब इन दोनों के कारण जो हमारी इकोनॉमी थी वो चरमरा गई थी, मतलब एक तरह से डिस्टेबल हो गई थी। और इसी वजह से आप देखते हैं कि हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। अब ये तो बात हुई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, बट बात कीजिए फूड की तो यहां पे आपको देखने को मिलता है इंडिया में 2 मेजर ड्रॉट आते हैं बैक टू बैक। उसके अलावा जो यूएस से हमारे को राशन मिल रहा था, यानी PL 480 स्कीम चल रही थी जो यूएस ने पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के कारण उसके प्रोविजन और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिए थे। अब हमें जो शिप टू माउथ कंट्री कहा जाता था उस टाइम, हमारे लिए तो दिक्कत हो गई थी ना, क्योंकि हमारे पास खाने को दाना नहीं था। अब इसीलिए तो उस समय एक कहावत चली थी कि भूख में तो क्वाड़ भी पापड़ लगते हैं, मतलब एक तरह से आप लक्कड़ भी खा जाएंगे अगर आप भूखे हैं। अब इस चीज से सीख लेते हुए हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में कहीं ना कहीं फोकस किया इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने पे। अब यहां पे मेजर रोल प्ले किया गया आपके 2 पर्सनैलिटी के द्वारा, जिसमें से पहली पर्सनैलिटी थी आपके श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने यह कहा कि देश के हर वासी को हफ्ते में 1 दिन उपवास करना चाहिए, जिससे हम इंडिया में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। अब दूसरी पर्सनैलिटी है आपके MS स्वामीनाथन जी। अब इनका नाम क्यों मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि इन्हें कहा जाता है इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, और इन्होंने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पर हमने फोकस किया था हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप सीड पर, और जिससे इंडिया आज की डेट में सेल्फ सफिशिएंट हो पाया है। अब यह सब कुछ 1960 के दशक में हुआ, जब हमने मैक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट को अलाउ किया इंडिया में। अब इसका श्रेय जाता है डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग को, जिन्होंने ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को डेवलप किया था। अब इस हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप के सीड्स को 3 चीजों का सपोर्ट चाहिए था। पहला था इरिगेशन फैसिलिटी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में ही ये फैसिलिटी अच्छे से डेवलप थी, तो कहीं ना कहीं हमने इसकी शुरुआत यहीं से की। उसके अलावा यहां पर आपको लैंड होल्डिंग बड़ी चाहिए थी और किसानों के पास पैसा भी चाहिए था, तो ये दोनों चीजें भी आपको इन्हीं स्टेट में मिल पाई, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हुई थी। उसके अलावा पैसा इसलिए भी चाहिए था क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना था पेस्टिसाइड और वीडीसाइड में, जिससे इस हाई यील्ड वैरायटी के हम मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर सकते थे। तो इस वजह से भी हमने चूज किया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को। हमने तो यह सोचा था कि यहां से ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखेगा हमें, और आसपास के जो एरियाज हैं, जैसे बाकी जो कंट्री है,
उनमें भी हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन को। बट ऐसा हो नहीं पाया, और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट के किसान हैं वो आपके ज्यादा रिच हैं एज कंपेयर टू बाकी एरिया के किसानों से। इस ग्रीन रेवोल्यूशन से यह बेनिफिट हुआ कि आज की डेट में हम फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकते हैं इंडिया में। तो इस वजह से ये ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। आइए एक बार देखते हैं कि इंडिया के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं आने वाले समय में। पहला चैलेंज है एनवायरमेंटल इशू। इंडिया में जो पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड को हम यूज कर रहे हैं वो इर्रेशनल है। अब अगर इन केमिकल्स का यूज इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में भारत का ऑलमोस्ट 1/4 एरिया आप देखेंगे कि डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। उसके अलावा जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हम यूज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं घातक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हैवी मिनरल्स जो हैं जो आपको बॉटम लेयर में मिलते हैं सॉइल के, वो कहीं ना कहीं टॉप लेयर में आ रहे हैं और वो फूड चेन में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ एरिया में कुछ क्रॉप्स में आपको हैवी मिनरल्स भी मिलते हैं। उसके अलावा ये जो आप प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं जहां पर आप अपने रिसोर्सेज को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये भी एक अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में हम अपनी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो वाटर है इंडिया के पास लिमिटेड ही है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4% ग्लोबल वाटर है, और इसको अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम वेस्टेज कर रहे हैं वाटर की भी। अब अगर मैं आपको कहूं कि अंडरग्राउंड वाटर जितना भी है हमारे पास उसमें से ऑलमोस्ट 90% आप एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा है और इसको कम करने की जरूरत है और फोकस करना चाहिए अदर ऑल्टरनेटिव्स पे भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस आपका ग्रो नहीं करना चाहिए पंजाब और हरियाणा बेल्ट में, इन्हें वहां ना उगाकर हमें जरूरत है इनके एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग ही ग्रो करने की। उसके अलावा अगला कारण है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पे मैं सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर हम स्टोर करते हैं, बट मैं बात कर रहा हूं यहां पे मार्केट की भी और रोड्स की भी, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमारा इतना अच्छे से डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने एग्रीकल्चर का ट्रू पोटेंशियल अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। अब आप देखते हैं कि हर साल कितनी क्रॉप हमारी बर्बाद हो जाती है बिकॉज हमारे यहां पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है। उसके अलावा टाइम पे आपकी क्रॉप जब मंडी में भी नहीं पहुंच पाती तो इसकी वजह से भी कई क्रॉप्स आपकी बर्बाद हो जाती हैं। तो इसके लिए भी जिम्मेवार है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रोड फैसिलिटी इतनी बढ़िया नहीं है। उसके अलावा अगर मार्केट की बात की जाए तो यहां पर कार्टेलाइजेशन है, जिसकी वजह से किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता है अपनी क्रॉप्स का। साथ के साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस तो आपके हैं ही, जहां पे अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी फसलें हमारी बर्बाद हो जाती हैं। इसके अलावा अभी आने वाले समय में हमें मौसम की भी मार देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक नियर रियलिटी है और जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि हम मॉनसून डिपेंडेंट हैं और हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है, और यही कारण रहेगा कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा नीचे जा सकती है। अब बात की जाए गवर्नमेंट ने किस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं इस समस्याओं से निपटने के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ई-नैम स्टार्ट किए हैं, मतलब आप अपनी क्रॉप अब ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब इससे फायदा यह है जो किसान मार्केट का एक्सेस नहीं ले पाते या जो किसान मार्केट में ठीक रेट नहीं पा पाते, तो उनको कहीं ना कहीं ई-नैम से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बट इसका भी जो आपका यूजेस है बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से अभी तक ये आपका पोर्टल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया है। उसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लेके आए हैं, जहां पर ना केवल हम वाइस यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, उसके साथ साथ हम बात करते हैं पेस्टिसाइड और केमिकल के लिमिटेड यूज का भी। उसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लेके आए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें हम बात करते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप की, मतलब हर बूंद के साथ हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगा सके, इसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में। उसके अलावा हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए लेके आए हैं परंपरागत कृषि विकास योजना, जहां पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आप देखते हैं सिक्किम जैसी स्टेट में जो कि 100% ऑर्गेनिक क्रॉप को ग्रो कर रहा है।
बट इसमें एक समस्या यह है कि ऑर्गेनिक क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है और उनकी जो मार्केट अपील है, क्योंकि वो दिखने में अच्छे नहीं दिखते हैं, उनकी शेप यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो इसकी वजह से उनकी मार्केट अपील भी थोड़ी कम हो जाती है नॉर्मल पॉपुलेशन में। उसके अलावा क्योंकि इनकी पैदावार कम रहती है तो यहां पर इसकी कॉस्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है और हर इंसान इसे खरीद नहीं पाता है। अब किसानों की और बाकी परेशानियों को दूर करने के लिए, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस या आपकी फ्लड, साइक्लोन, इन सभी तरह के नेचुरल डिजास्टर से किसानों को बचाने के लिए हम लेके आए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जहां पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसानों को कम से कम लॉस हो। बट यहां पे भी एक प्रॉब्लम रहती है कि जो स्टेट हैं वो अपना शेयर पे नहीं करते हैं और जिसकी वजह से किसानों को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। आइए अब बात करते हैं इस आर्टिकल में किस तरह की रिकमेंडेशन दी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। आपकी पहली रिकमेंडेशन है इंप्रूव कीजिए फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। अब यहां पे आपको दो तरह से वर्क करना होगा। देखिए, एक तो आपको प्रमोट करना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग को, जहां पर आप ना केवल किसानों की इनकम इंक्रीज कर पाएंगे बल्कि आप इन्वायरमेंट को भी बचा पाएंगे। उसके अलावा आपको जरूरत है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को उगाने की, तो इन दोनों एंड पे हमें वर्क करना चाहिए। उसके अलावा इंडिया को जरूरत है प्रमोट करने की फार्म एक्सपोर्ट को भी, जिससे आपके किसानों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ सके और इससे ये इन्वेस्ट कर पाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। उसके अलावा हमें जरूरत है और ज्यादा इंकरेज करने की एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी तक जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो मेजरली फोकस करती है व्हीट और राइस पे। हमें इनसे उठकर और भी चीजों पे फोकस करना चाहिए जिससे हम डाइवर्सिफाई कर सके इंडिया की प्रोडक्टिविटी को। उसके अलावा हमें जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने की टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे भी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास मॉडर्न मशीन्स नहीं है या जिनके पास ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, तो हमें जरूरत है कि हम प्रमोट करें एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इंडिया में पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो जाती है दिल्ली में हर विंटर में, तो यहां पे जरूरत है कि ऐसी हैप्पी सीडर मशीन्स को हम प्रमोट करें और इसके लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें ना केवल आपके पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बल्कि जरूरत है आपके प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़कर इस चीज में मदद करने की। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है आपका इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पे आपको फोकस करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ना केवल रोड की कनेक्टिविटी और मार्केट की कनेक्टिविटी। आपको फोकस करना होगा पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं उन्हें मिनिमाइज करने की, मतलब कोल्ड स्टोरेज जो होती हैं उन्हें प्रमोट करने की, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट करने की और फूड पार्क्स को प्रमोट करने की, ताकि हम अचीव कर सके अपने एग्रीकल्चर का ट्रू पोटेंशियल। अब यहां पर कंक्लूजन में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट वाकई में अचीव करना चाहती है 2022 का अपना टारगेट, जहां पे ये डबल करना चाहते हैं फार्मर्स की इनकम को, तो यहां पे जरूरत है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जैसे लैंड फ्रेगमेंटेशन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर या R&D की कमी, हमें जरूरत है कि हम इन चीजों के ऊपर फोकस करें और इन कमियों को दूर करें, जिससे ना केवल हम फार्मर्स की इनकम को इंश्योर कर पाएंगे बल्कि इंश्योर कर पाएंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी, जहां पर हम आने वाली पीढ़ी को भी फूड सप्लाई इंश्योर कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।